पिछले एपिसोड में हमने बुफेंग को देखा था जो कि उसे परेशान करने वाले गुंडों को अच्छा मजा चखाते हुए उनकी हेल्प करने वाला था उन्हें ठीक करके, जिसके बदले वो गुंडे उसे उस मोटू मैन का पता बता देते हैं जिनकी हेल्प से बुफेंग उस मोटू के घर में एंटर हो गया था। वहीं दूसरी तरफ वो मोटू मैन बुफेंग के आने के बाद की सारी तैयारी करके रख लेता है और जैसे ही बुफेंग उसके पैसों को रिजेक्ट कर चुका था तो वो अपने पास मौजूद उन इविल चार्म्स का यूज करते हुए उन इविल स्पिरिट को बुला लेता है। ये दोनों ही इविल स्पिरिट्स काफी ज्यादा पावरफुल थी जिन्हें संभालने में बुफेंग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। वो तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि जैसे एक ही दूसरे को मार दे, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। ये देखने के बाद मोटू चीफ उसे बताते हैं कि इन दोनों में अपनी सेंसेस है जिसलिए ये लोग एक दूसरे को नहीं हर्ट करेंगे। सेंसेस होने के नाम से बुफेंग के कान खड़े हो जाते हैं और अब वो अपने फाइनल अटैक की तैयारी करने लगता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जैसे ही उन दोनों में से एक इविल स्पिरिट ने काफी पावरफुल स्लैश बुफेंग की तरफ थ्रो कर दिया था, बुफेंग उन अटैक्स को डॉज करते हुए अपने स्पिरिचुअल नीडल उस पे थ्रो करने लगता है जिससे उन सभी की वेन्स ब्लॉक हो जाती है और वो एक जगह स्टक हो जाते हैं। बुफेंग तो लगातार अपने स्पिरिचुअल नीडल्स को थ्रो किए जा रहा था। ये देखकर तो उस मोटू मैन के पसीने छूटने लगते हैं। बुफेंग के लगातार नीडल थ्रो करने की वजह से वो दोनों ही अपने वेपन के साथ स्टक हो गए थे। बुफेंग उनके पीछे एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन ओपन कर चुका था जो कि उनके इविल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हुए बुफेंग के फाइनल नीडल थ्रो करने के बाद उन्हें वहां से पूरी तरीके से वैनिश कर देता है। अब तक उस मोटू मैन को पता लग गया था कि दूसरा नंबर उसका लगने वाला है, इसलिए बुफेंग के इन दोनों स्पिरिट को निपटाने के दौरान ही वो वहां से 9-2-11 हो गया था। बुफेंग जैसे ही अपने फाइनल अटैक को थ्रो करता है वहाँ पे एक जबरदस्त ब्लास्ट हो गया था और जैसे ही उस ब्लास्ट का धुआं छटता है बुफेंग ये देखकर वहाँ से उस पोटे का पीछा करने लगा था जो वहाँ से बच के भागने लगता है। वो मोटू तो वहाँ से भागते हुए एल्डर को कॉल लगाते हुए कह रहा था कि जल्दी से फोन उठाइए एल्डर। जैसे ही वो ओल्ड मैन इसका फोन उठाता है ये जोर जोर से चिल्लाने लगा था कि मास्टर मेरी जान बचाइए, वो लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसने आपके क्रिएट किए हुए दोनों इविल स्पिरिट्स खत्म कर दिए और अब वो मेरे पीछे पड़ा है मुझे मारने के लिए। वो ओल्ड मैन ये सारी बातें सुनने के बाद कह रहा था कि तुम इतना क्यों डर रहे हो, क्या मैंने तुम्हें अपना दूसरा वेपन नहीं दिया था यूज करने के लिए। उस दूसरे वेपन के बारे में सुनकर तो वो मोटू पर्सन काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि बॉस मैं ये नहीं कर सकता। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है कि यही वक्त है खुद को प्रूव करने का, अगर तुम नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें रखने का फायदा क्या है, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जगह दूसरा ले आऊंगा, इसलिए या तो करो या फिर उस बंदे के हाथों से मारे जाओ। ये बोलने के बाद वो ओल्ड मैन कॉल कट कर देता है। वो ओल्ड मैन उसी पैराडाइज कम्युनिटी में गया था जहाँ पे बुफेंग और शुआंग जाकर इविल स्पिरिट को खत्म करके आए थे। वो ओल्ड मैन वहाँ जाते हुए कह रहा था कि तुमने मेरी सारी डेकोरेशन को डिस्ट्रॉय करके रख दिया, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। वहीं इसके बाद हमें उस मोटू पर्सन को दिखाते हैं जो अपने हाथ में मौजूद उसी पहले वाले एपिसोड वाले बोतल को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। वो उस बोतल के साथ मेडिसिन स्टोरेज रूम में छुप जाता है पर बुफेंग ने उसे ढूंढ निकाला था क्योंकि उसके पास उसकी स्पिरिट आइस जो थी। वो उस दरवाजे को लात मार के ओपन करते हुए उस मोटू से कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम बच के आसानी से भाग सकते हो, और ये तो अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ मिले, तुम्हारे साथ साथ ये दवाइयाँ भी मुझे मिल गई। ये मोटू पर्सन तो बुफेंग को तेजी से अपनी तरफ आता देखकर कहता है कि देखो बच्चे मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो, मैंने तुम्हें ऑफर दिया था, हम साथ में पैसे कमा सकते थे, मेडिसिन बेच के पैसे कमाना इसमें कौन सी गलत बात है। मैं एक छोटे से गाँव के बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं। बुफेंग उसकी बातों को टोकते हुए कहता है कि अपनी ये दुख भरी दास्तान सुनाना बंद करो, तुम्हारी बैकग्राउंड स्टोरी सुनने के बाद तुमने जो किया है वो जस्टिफाइड नहीं होगा, तुम्हारी कोई भी हरकत माफी के काबिल नहीं थी। वो मोटू तो काफी ज्यादा गुस्से में बुफेंग से कहता है कि मैंने कहा कि हम साथ में अमीर होते हैं, क्या ये अच्छी बात नहीं, तो फिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं होगी। उस मोटू की बात सुनने के बाद बुफेंग को याद आता है कि कैसे उसकी मॉम की बीमारी और पैसों का खर्चा सुनने के बाद उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया था, ये कहते हुए कि वो अडॉप्टेड है और हॉस्पिटल में वो बस अपनी मॉम को खोने ही वाला था। अगर उसके पास ये स्पिरिचुअल पावर्स नहीं आती तो वो अपनी मॉम को खो ही देता। उसे याद आता है कि कैसे उसकी मॉम को लगातार ब्लड क्लॉट नाम की वो मेडिसिन दी जा रही थी, जिसे याद करते हुए वो गुस्से से लाल हो गया था। वो कहता है कि मैं कभी तुम्हें नहीं भूल सकता,
क्योंकि तुम्हारी इस मेडिसिन की वजह से मैं बस अपनी मॉम को खोने ही वाला था, इसलिए मेरे हाथों से बच के जाने का तो तुम सोचो भी मत। वो पर्सन वू फेंग के गुस्से और उसकी बातों से इतना ज्यादा डर जाता है कि अपने हाथ में मौजूद उस इविल लिक्विड वाली बोतल की सारी लिक्विड पी जाता है। उस लिक्विड को पीने के बाद जैसे ही उसकी बोतल को फोड़ता है, उसमें से काफी ज्यादा इविल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। उस लिक्विड के पीते ही ये मोटो पर्सन की आंखें चेंज हो जाती है और वो बिल्कुल उन इविल स्पिरिट्स की तरह बिहेव कर रहा था। वो वू फेंग से कहता है कि अगर तुम मेरे रास्ते से हटना नहीं चाहते तो फिर क्यों ना हम साथ में जहन्नम जाएं। उसे जानवरों की तरह गुर्राता देखकर वू फेंग अब पहले से भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। ये पर्सन तो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए वू फेंग को एक जबरदस्त पंच दे चुका था। वू फेंग को पता नहीं था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। वो उसके पंच से हिट होते हुए पीछे हट चुका था और अब वू फेंग भी चौकन्ना हो जाता है। इसके बाद जैसे ही वो मोटो पर्सन एक जबरदस्त किक मारने वाला था, वू फेंग साइड हटते हुए उस अटैक को डॉच कर लेता है। वू फेंग उस पर्सन को रोकने के लिए अपनी स्पिरिचुअल नीडल्स को थ्रो कर चुका था, लेकिन इस मोटे की बॉडी इतनी ज्यादा सॉलिड हो गई थी कि ये नीडल्स उसकी बॉडी से बाउंस होकर कहीं दूर पहुंच जाते हैं। वू फेंग समझ जाता है कि अब उसे अपनी स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट का यूज करना होगा इस मोटे को हराने के लिए, इसलिए वो अपनी थोड़ी थोड़ी पावर रिलीज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करके उसे दूर हटा देता है। वू फेंग उसके अटैक्स को ब्लॉक करके उसे पीछे धकेलते हुए कहता है कि तुमने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए डिमोनिक मेडिसिन को पिया है। तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी बॉडी को अंदर से एक्सप्लोड कर सकता है। तुम्हारी बॉडी अपने एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंच गई है। अगर तुम लगातार ऐसे ही इसे यूज करते रहोगे तो फिर बेशक अगर तुम जीत भी गए तो भी तुम मारे जाओगे। तो आखिर अपनी लाइफ को तुम रिस्क में क्यों डाल रहे हो? ये मोटो पर्सन तो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा था कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, मैं बहुत सारे पैसे कमा रहा था, लेकिन फिर तुम मेरे रास्ते में आ गए और तुम अब सारी चीजें खराब करने वाले हो। इसके लिए तो अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें सबसे पहले मारूंगा। अगर तुमने मेरी डील के लिए हाँ कर दी होती तो तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये बोलने के बाद वो लगातार अपनी पावर को इंक्रीज करते जा रहा था। वू फेंग तो साइड स्माइल के साथ कहता है कि अफसोस, तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे हराने की काबिलियत तुम्हारे अंदर है ही नहीं। वू फेंग भी अपने एक्सट्रीम स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए काफी सारे मार्शल आर्ट मूव का यूज करके उसे अच्छा मजा चखाने लगता है। वो मोटो भी अपनी फुल पोटेंशियल को यूज करते हुए वू फेंग पे लगातार हिट दिए जा रहा था। वहीं वू फेंग उसे कड़ी टक्कर देते हुए उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करके उसे एक बैक किक देता है। अब वो दोनों ही अपने अपने एक पावरफुल फीस्ट को रेडी कर चुके थे। जैसे ही वो पावरफुल फीस्ट एक दूसरे पर थ्रो करते हैं, वहाँ पे जबरदस्त एनर्जी रिलीज होने लगती है जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा था। इस प्रेशर की वजह से वो मोटो पर्सन पीछे हट जाता है। वू फेंग उसे पीछे धकेलने के बाद कह रहा था कि तुमने बेशक मेडिसिन खाकर अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया, लेकिन तुम्हें इसकी नॉलेज नहीं है और ना ही तुमने प्रैक्टिस किया, इसलिए तुम कभी अपनी पूरी पावर को अच्छे से यूज नहीं कर सकते। हम दोनों के बीच में इतना गैप है कि मैं तुम्हें चुटकियों में हरा सकता हूँ। वो मोटो पर्सन तो चिढ़ते हुए कह रहा था कि अपनी बकवास बंद करो, आगे जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए तुमने मुझे मजबूर कर दिया। ये बोलने के बाद वो और ज्यादा तेजी से अपनी बॉडी से स्पिरिट एनर्जी रिलीज कर रहा था। उसकी इविल पावर अब दुगनी हो जाती है, जिसे देखने के बाद वू फेंग रेडी होते हुए कह रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा रेयर केस है। मैंने अब तक अपनी इतनी पावर को यूज करके टेस्ट दिया ही नहीं, ये मेरे लिए एक टेस्ट की तरह होगा। वो मोटो अपने इविल एनर्जी के साथ काफी तेजी से वू फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं वू फेंग भी अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ एक काफी पावरफुल फीस्ट उस पर थ्रो कर चुका था। वू फेंग का अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था जिससे हिट होने के बाद वो मोटो पर्सन उड़ते उड़ते दूर जाकर गिरता है। दीवार पे टकराते हुए वो कह रहा था कि क्या तुम मिस्टीरियस स्टेज पर हो? वू फेंग की पावर और स्किल्स देखने के बाद तो उस मोटो पर्सन की हालत खराब थी और वो जमीन पर गिरते ही अनकॉन्शियस हो गया था। वू फेंग उसे हराने के बाद कह रहा था कि ये लगता है तोदोरोकी मेथड का यूज कर रहा था, वो भी इविल एनर्जी के साथ, जिसकी वजह से इसकी बॉडी ने इसकी बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्व किया होगा। अगर ये उन दोनों पपेट्स के साथ मुझ पर अटैक करता तो मैं अपनी पावर से इसे रोक नहीं पाता। नहीं, मुझे फ्यूचर में आने वाली मुसीबतों के लिए रेडी होना होगा, इसलिए मुझे घर जाकर अपने मार्शल आर्ट पे और ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि अगर फ्यूचर में इस जैसे 4 भी मुझसे फाइट करने के लिए आ जाए तो मैं उन्हें आराम से हरा दूं। इसके बाद वू फेंग सीधा शुआंग शुआंग को कॉल लगाकर इन्फॉर्म करता है
कि उसने उस मोटे पर्सन को ढूंढ लिया और साथ ही उसे उस ब्लड क्लॉट नाम की मेडिसिन का वेयर हाउस भी मिल गया है। इसलिए वो शॉन्ग शॉन्ग से कहता है कि जल्दी से किसी को भेजो, हमें इन क्रिमिनल्स को पकड़ना होगा। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बुफेंग ने उन गोल्ड बार्स में मौजूद स्पिरिट एनर्जी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो उस मोटे पर्सन को चुपचाप एक साइड में खड़ा करते हुए सोच रहा था कि वैसे तो उसने सारे के सारे मेडिसिन को हथिया लिया है, लेकिन अब भी उस पर्सन का पता नहीं चला जो इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड है। अब तक वो गैंग लीडर भी अंदर झांकते हुए कह रहा था कि बॉस, आपने अपना काम निपटा लिया, क्या आपको हमारी जरूरत है? बुफेंग उन लोगों से कह रहा था कि तुम फ्रंट डोर से अंदर आ सकते हो, वैसे भी थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आने वाली है यहाँ का सारा सामान जब्त करने के लिए। पुलिस का नाम सुनने के बाद तो ये पर्सन और इसके गैंग मेंबर्स काफी बुरी तरीके से डर गए थे, इसलिए वो जोर जोर से लड़खड़ाने लगते हैं। यहाँ बुफेंग उस गैंग लीडर से कह रहा था कि एक बात और, तुम जितने भी लोगों को जानते हो जिन्होंने ब्लड क्लॉट मेडिसिन को लिया है, उन सभी को यहाँ पर बुला लो। मैं अपने एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट का यूज करते हुए उनकी बॉडी से वो इविल एनर्जी बाहर निकाल लूंगा, जिससे वो सभी ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर वो गैंग लीडर कहता है कि बॉस, ये मैटर आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं ये सारा काम संभाल लूंगा। तभी अचानक से पुलिस के सायरन की आवाज सुनने के बाद उसके साथ ही वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे वो पर्सन भी जमीन पर गिर गया था। वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने साथियों पर गुस्सा करने लगता है कि तुम लोग क्यों भाग गए, हम तो अच्छे लोग बन गए हैं ना, पुलिस हमें लेने थोड़ी आई है। बुफेंग उनकी इन हरकतों से अब तक काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। इसके बाद बुफेंग काफी सीरियस होकर उस मोटे पर्सन को देखने लगा था, जिससे उस मोटे पर्सन को लगता है कि बुफेंग उसे जान से मारने वाला है। डर से तो उसकी हालत खराब हो जाती है, पर बुफेंग तो अपने एक्यूपंक्चर नीडल का यूज करते हुए उसकी बॉडी में मौजूद उस इविल लिक्विड को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। बुफेंग उस मोटू चीफ से कहता है कि तुमने उस लिक्विड को पीकर अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है, इसलिए मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना तुम्हारी बॉडी को ठीक कर दूंगा। वैसे तो उस लिक्विड ने तुम्हारी बॉडी को अंदर से बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है, इसलिए तुम्हें इससे हील होने के लिए लंबे ट्रीटमेंट की जरूरत है। बुफेंग की बातें सुनकर ये मोटू चीफ चिढ़ते हुए कहता है कि अपनी ये एक्टिंग ना बंद करो, तुम्हारी इस नौटंकी से और तुम्हारे इस हेल्प करने के बहाने से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। बुफेंग थोड़ा सा रिलैक्स होकर कहता है कि मैं तुमसे किसी चीज की उम्मीद कर भी नहीं रहा, मैं तो तुम्हें हील कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं किसी भी पेशेंट को इस तरीके से सफर करते हुए नहीं देख सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो। एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं हर किसी का इलाज करूँ। वैसे भी मुझे जितनी दवाइयों के बारे में पता है, तुम्हारी इस ब्लड क्लॉट से हुई सारी की सारी डैमेजेस को मैं अच्छे से हील कर सकता हूँ। मैंने इसी तरीके से अपनी मॉम को भी हील किया था। वो मोटू पर्सन कहता है कि चाहे तुम कितने ही अच्छे डॉक्टर क्यों ना हो, तुम हर किसी को तो नहीं बचा सकते ना। उसकी बातें सुनने के बाद बुफेंग हंसते हुए कह रहा था कि मैं हर किसी को नहीं बचा सकता, तुम हर किसी को नहीं बचा सकते, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें तो बचा सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे सामने तुम ही एक पेशेंट हो। बुफेंग की ये प्यारी और इनकरेजिंग बातें सुनने के बाद उस मोटू को गिल्ट फील होने लगता है, इसलिए वो फाइनली हमारे बुफेंग को ये बताने वाला था कि उसे मेडिसिन किसने दिया। वो कहता है कि जो भी इस ब्लड क्लॉट मेडिसिन को बनाता है वो एक फेमस एल्केमिस्ट है, उसका नाम श्वानजी है। उस मोटू के ऐसा बताते ही उसकी बॉडी से एक ब्लैक कलर की एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। बुफेंग ये देखने के बाद काफी ज्यादा परेशान होकर उसे क्योर करने लगता है, पर बुफेंग को अब तक समझ आ चुका था कि अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी ऑलरेडी इसकी जान ले चुकी है। इधर हमें पता लगता है कि ये विल एनर्जी भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि यही बदतमीज बुढ़ा है। हमें पैराडाइज कम्युनिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो बुढ़ा अपनी स्टिक की हेल्प से काफी सारे ब्लैक एनर्जी को गैदर कर रहा था। ये सारी की सारी ब्लैक एनर्जी एक जगह इकट्ठा होने लगती है। ये ओल्ड मैन उस मोटू को मारने के बाद कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें मुझे धोखा देने दूंगा। उससे क्या लगता है कि उसने मेरा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया, पर लगता है लड़के तू एक बात नहीं जानता, एक बार मेरा प्लान कंप्लीट हो जाए फिर चाहे तू कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मेरे इस दलदल से तू दोबारा कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। मेरे एक प्यादे को मारकर तुझे क्या लगा कि मुझ तक पहुंचना बहुत ज्यादा आसान है। अब तेरी लाइफ में जो परेशानी आने वाली है उससे बाहर निकलने का तू सोच भी नहीं सकता। ये बोलने के बाद वो ओल्ड मैन जोर जोर से हंसने लगा था और उसके आसपास का माहौल पूरी तरीके से ब्लैक एनर्जी से घिर जाता है। पुलिस ने आकर उस बंदे को पकड़ लिया था, साथ ही वहाँ के सारे सामान को जब्त कर लिया था।
इसके बाद बुफेंग मिस्टर मा को कॉल करके बता देता है कि उसने इस केस को सॉल्व कर लिया। साथ ही उसने सारे के सारे स्टॉक में पड़े ब्लड क्लॉट मेडिसिन को भी पकड़वा दिया। बुफेंग मिस्टर मा से बात करते हुए एक चीज नोटिस करता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए वो कहता है कि मिस्टर मा, क्या कोई बात है? आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। मिस्टर मा थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बुफेंग से बता रहे थे कि कुछ दिनों से मेरे अंकल बहुत ज्यादा बीमार है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद काफी सारे डॉक्टर अपने अपने ट्रीटमेंट की हेल्प से उन्हें क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बीमारी बहुत ज्यादा अलग है जिसका क्योर किसी को नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ आकर एक बार मेरे अंकल को चेक करो। मैं जानता हूँ कि शायद तुम्हारे पास इसका क्योर होगा। अगर तुम्हारे पास वक्त हो और तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम हॉस्पिटल आ सकते हो? तुम पर कोई प्रेशर नहीं है। अगर तुम्हें इसका क्योर ना मिले तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आकर एक बार चेक करो। बुफेंग मिस्टर मा की बातें सुनने के बाद कह रहा था कि आप बेफिक्र रहें, मैं बस थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल पहुँचता हूँ और यकीन रखें मैं उस डिजीज का क्योर जरूर ढूंढ निकालूंगा। ये बोलते हुए बुफेंग काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि मिस्टर मा के अंकल को घर शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि उन्हें चेक करने एक फेमस डॉक्टर आए थे, जिसके साथ हमारे बुफेंग की बहस हो जाती है और फिर बुफेंग को फिर से खुद को प्रूव करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आने वाले एपिसोड की प्रीव्यू को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसी के साथ हमारा वीडियो हो जाता है खत्म।